रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात की थी रियल एस्टेट की रेगुलेटरी बॉडी की। उसमें भी शरेआम धांधली हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है आम आदमी की। आदमी पैसा लगाता है एक घर की चाहत में, 3 साल का वादा किया जाता है। कोई आज तक ऐसी बिल्डिंग नहीं है किसी भी बिल्डर की जिसने 3 साल के अंदर अपनी बात पूरी कर दी हो। लोग जाते रहते हैं। आज भी हमने आपको इस बारे में एक रिपोर्ट दिखाई थी। लोग बिल्डर के पास जाते रहते हैं, वो सुनवाई नहीं करता है। बहुत सारे बिल्डर पैसे को डकार जाते हैं। प्रोजेक्ट डिले होगा तो 10 क्लॉजेज हैं, इतने छोटे छोटे लिखे हुए कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्लॉजेज के बाद भी अगर डिले होता है तो बोले साहब 5 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कंपनसेशन दे देंगे। जो व्यक्ति जिसने लोन लिया होता है बैंक से, उसको लगता है 10%, 12%। वो दे रहा होता है 10,000, 15,000 रुपए, मिलता है 500 रुपए। ये कहां तक जायज है? सरकार लंबे समय से वादा कर रही है कि साहब रेगुलेटरी बॉडी आ रही है, रेगुलेटरी बॉडी आ रही है। कब आएगी? एक सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, कैबिनेट में जाता है अप्रूव होने के लिए रेगुलेटरी बॉडी, वहां उसे छोड़ दिया जाता है, फिर वादा कर दिया जाता है अगले सेशन में आएगी। कब तक चलेगा साहब? जड़ में वही सेम समस्या है। हम आप नोएडा में अभी बैठे हुए हैं। नोएडा में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट बताइए जिसमें नेताओं और अधिकारियों का पैसा न लगा हो। जड़ में फिर वही बात आई। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों बनाएंगे? अपने खिलाफ तो जांच करवाना नहीं है। जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं सब में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बड़े बड़े नेता, या तो उनके शेयर हैं, या अगर शेयर नहीं है तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी है, और अधिकारियों के पैसे संरक्षण वही देते हैं और वो जनता को लूटते हैं। ये कमाल है। सेम प्रॉब्लम, सेम चिटफंड जैसी। इसलिए रेगुलेटरी बॉडी कभी नहीं बनी। अभी तक तो नहीं बनी। ये वादा करते हैं, वादा निभाएंगे नहीं। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लंबे समय से वादा कर रही है रेगुलेटरी बॉडी आ रही है, कैबिनेट कमेटी में पास हो गया, इस बार आ जाएगी, अगली बार कुछ सुना ही नहीं जाता। जैसे लोकपाल को बहुत, जब अन्ना ने आंदोलन किया तो बहुत हल्ला हुआ उस पर। पार्लियामेंट बैठी स्पेशल, कहा कि आ रहा है लोकपाल बिल। लोकपाल बिल की कोई चर्चा ही नहीं है। बजट सेशन भी चला गया। क्या मैं लोकपाल पर नहीं, लेकिन आप जो रियल एस्टेट पर बताए, एटलीस्ट 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें सरकार को यह डायरेक्शन है कि आप रेगुलेटरी बॉडी बनाइए। बिल्डर्स को है कि आप सोसाइटी बनाइए, RWA बनाइए। जो लोग खरीदते हैं उनका पहले एक एसोसिएशन बना दीजिए जो लोग हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करी। और इम्प्लीमेंटेशन का काम सरकार का है, जो है डिसीजन लेने का। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, 3 जजमेंट है। सरकार अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो नवीन जी, लगता है आपको कि सरकार में बैठे लोग ही कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी उसी लेवल के नेता? शायद साहब बताए, मैं उससे एग्री करता हूँ। बॉम्बे में हीरा नंदानी ग्रुप है। DLF में किस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा इन्वॉल्व है। ब्यूरोक्रेट जो खेमका है, उनका आज भी एक स्टेटमेंट आया कि साहब हम अभी भी फाइल मंगा रहे हैं, चूंकि जिस पद पर बैठे हुए हैं उनको डील करना है, कागज नहीं आता है। रॉबर्ट वाड्रा की इंक्वायरी, रॉबर्ट वाड्रा एक बार भी उस इंक्वायरी अफसर के पास नहीं गए अपना पक्ष रखने के लिए। उनका वकील एक दिन के लिए गया और इंक्वायरी शुरू होने के पहले क्लीन चिट मिल गया मुख्यमंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से। तो ये भाई कौन सा नियम है? कहाँ इंक्वायरी है? और ये चीज़ चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हर स्टेट में जो लोग शासन में बैठे हुए लोग हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन बड़े बिल्डर्स के साथ इन्वॉल्व है। ये मैं बताना चाहूँगा। जी दीपक, इतने दिनों से आप भी देख रहे हैं, क्या लगता है कहाँ कोई सोल्यूशन नजर आता है, या जनता का पिसना जो है, हिंदुस्तान की जनता का वो? देखिए, अंग्रेजों के जमाने से गरीब आदमी पिस रहा है और देश की आजादी के बाद भी यही हो रहा है। नोएडा एक्सटेंशन में लाखों लोग अपने बुक कराए घर, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट गए, किसानों ने वहां पर अपने आप पर सोसाइटी बना करके वहां पे केस लड़ा, वहां से थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन अभी भी धंधा जो है ऐसे ही चल रहा है। जो बिल्डर्स हैं वो पैसा ले लेते हैं
और उसके बाद प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करते हैं। नॉर्म्स इतने सारे होते हैं जो छोटे छोटे लिखे होते हैं, किसी को पता नहीं होता है। फिर उन नॉर्म्स के अंदर भी छुपी हुई कंडीशंस होती हैं। तो आम आदमी पिस रहा है, बैंक का ब्याज दे रहा है, घर उसे मिल नहीं रहा है, चिट एट फंड कंपनी जो ले रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। तो आदमी की जेब में अब कुछ नहीं बचा है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ नेता लोग इस तरीके से पैसा ऐसे में जब वित्त मंत्री से कभी ऐसा पूछा जाए, देश के जो नीति निर्धारक हैं, तो आपको बताएंगे साहब महंगाई बढ़ी तो क्या हुआ, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई, देश के अंदर जो इनकम टैक्स पे करने वाले लोग हैं, मैं बता रहा हूँ महंगाई के बारे में, और जो हुआ कि खाने के दाम बढ़ रहे हैं, तो आरबीआई के गवर्नर साहब, इस देश में ही ये हो सकता है, अभी हो सकता है, पहले ऐसा नहीं हो सकता था। पहले के शासक जो है वो नहीं होने देते थे। और ये नहीं कि भाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है और ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। आरबीआई के गवर्नर कहे कि लोग खाना ज्यादा खा रहे हैं, इसलिए खाने का दाम बढ़ गया, सप्लाई डिमांड का ये गैप का प्रॉब्लम है। ये दुर्भाग्यपूर्ण, उससे कैसे। मैं ये बता रहा था कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई, उसमें जो इनकम टैक्स देने वाले लोग थे उसके अंदर 99% लोग, मैं लगभग बात कर रहा हूं, वो थे जिनकी इनकम 0 से 5 लाख थी, जो इनकम टैक्स देते हैं बकायदा। और 1% मात्र लोग थे जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर थी, वो किसी भी सीमा पर थी। और उस 1% को साइट करके दाम बढ़ाए जाते हैं और उसको जस्टिफाई किया जाता है। और इस देश में ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी जो बताया। देखिए, चिट एंड फंड कंपनी जो है वो जो अभी बात हो रही थी, दोनों एक ही पहलू है। चाहे चिट एंड फंड जो है वो कंपनी हो, वो कंपनी बना लेती है, और बिल्डर जो होते हैं वो हाउसिंग प्रोजेक्ट बना के पैसा लूटते हैं। दोनों एक ही चीज है। इसमें भी पॉलिटिशियन और जो ये बड़े बड़े उनके मतलब करीबी हैं, उनकी साठगांठ होती है, और उसमें भी ऐसा ही होता। ये बताइए, आप कोई भी प्रोजेक्ट देख लीजिए, वहां पर आप 6 महीने पहले जाइए, 6 महीने बाद जाइए, काम हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, पैसे बढ़ गए। पैसे किस चीज के बढ़ गए? जब काम नहीं हुआ, वहां पे बिल्डिंग नहीं बनी, तो पैसे कैसे बढ़ गए? पैसा लेंगे सुपर एरिया का और देंगे, उससे बिल्टअप एरिया की डिमांड होती रहती है। और पूरा जो प्रोजेक्ट है बार बार डिमांड हो रही है। बात हो रही है कि प्रोजेक्ट हुआ तो उसके अंदर उन्होंने कम ज्यादा करके पैसा बना लिया। लेकिन बात यहाँ ये एक बड़ी बात है ललित, क्योंकि इसके अंदर जो है ये भी एक धांधली है। और जब रेगुलेटरी बॉडीज बनेंगी तो उनकी जिम्मेदारी होगी इन सब चीजों को कंट्रोल करना। जब प्रोजेक्ट ही नहीं बनना है तो उसके बाद ये तो ये भी एक समस्या है। ये तो अंदर की समस्या बहुत सारी है कि बहुत सारे चार्जेस वो लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब प्रोजेक्ट बना नहीं, आप 6 महीने पहले जाइए, रेट पता करें, भाई साहब महंगाई हो गई है और दाम उन्होंने रिवाइज कर दिया, बढ़ गए। अरे भैया, आपका प्रोजेक्ट बढ़ा रही, प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, आपने दाम कैसे रिवाइज कर दिए? और दूसरी सबसे बड़ा इसमें जो पूरा जो खेल होता है कि अब ये कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी बोलिए। मैं राजस्थान से निवेदन कर रहा हूँ, पंडित अशोक बोहरा। हाँ जी बोलिए। मैं वैसे मतलब इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। महंगाई का जहाँ तक संबंध है, महंगाई हाई प्रोफाइल उससे एक तरह से डिसीजन से बढ़ती है। महंगाई की स्थिति ये है कि वो लोग सब चीजें अफोर्ड कर लेते हैं कि जो वास्तव में मध्यम वर्ग को, या जिसको कहना चाहिए निम्न वर्ग को, अफोर्ड करने में बड़ी असुविधा होती है। वैसे तो ठीक है कि वो अब एक जिसको कहना चाहिए कि बहुत ऊंचे दर्जे पर बैठकर और वो इस तरह से मगरमच्छ के आंसू और घड़ियाली आंसू बहाकर ये कहते रहते हैं महंगाई है, महंगाई है। तो इस संदर्भ में मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा जमीन से जुड़ने का उनको भी प्रयास करना चाहिए सब। जी, बहुत बहुत आपका अच्छा सुझाव है। कह रहे हैं कि नेताओं को भी जमीन से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात करें। देखिए, ये महंगाई जो क्रिएट होती है बड़े शहरों से क्रिएट होती है, क्योंकि जो छोटे शहर में प्रोडक्ट है, कोई भी हो, साग सब्जी हो, कोई भी प्रोडक्ट, वो भागता है, किसान भी लेके भागता है, व्यापारी भी लेके भागता है कि बड़े शहरों में चले। और बड़े शहरों में लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता हूं ललित जी। मैंने आपको भी एक उदाहरण दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री की हाल में एक रिपोर्ट आई, उसमें डाटा था कि इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं। जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, पैसा उन्हीं के पास है, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है वो तो इनकम टैक्स देंगे नहीं। जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनमें 99% लोग वो हैं जिनकी इनकम 5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा नहीं है। सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 99% से ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा है। वो नौकरी पेशे वाले हैं, तो उनके ऊपर उनका कमांड है। उनको पता है कि अगर प्राइवेट कंपनी है वहां भी वो पे कर रहा है इनकम टैक्स, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी पे कर रहा है। लेकिन जो पे नहीं कर रहे हैं वो बड़े तबके लोग हैं या बड़े कारोबारी वो है, एक अलग विषय होगा। आंकड़ा नहीं देते हैं। जी, क्या लगता है आपको? कभी देखिए, असल मुद्दा क्या है कि बिल्डर्स को भली भांति मालूम है कि हमें अगर यहाँ पर लूट मचानी है, हमें प्रॉफिट कमाना है, तो
जो शय है वो सरकार की ओर से और मंत्रियों की ओर से मिलेगी, तो उनके नाम पे पहले फ्लैट किए जाते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी बड़ी से बड़ी सोसाइटी में मंत्रियों के नाम पे फ्लैट जरूर अलॉट होंगे, और वो भी उनके नाम पर नहीं, उनके रिश्तेदारों, उनके बच्चों और दूर के जो जाने वाले सीधा बेनामी प्रॉपर्टी हो, और उसके बाद जो है इन्हें पूरी छूट मिल जाती है कि किस तरीके से जैसे मर्जी अपना देश को चलाएं। मैं इस पूरे मामले पर साय जी से एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। एक कहावत है साय जी, थोड़ा सा अगर मोल्ड किया जाए, किसी की दुख पहुंचाना वो नहीं है, लेकिन जो हाल फिलहाल में माहौल है देश में, लगता है लूट मची है देश में, लूट सको तो लूट। एक कॉलर है शायद, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जी। नमस्कार जनाब, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। मेरा एक सवाल है जी कि हम लोग तो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं जी, और रहने वाले हिंदुस्तान के हैं, और प्रॉपर्टी भी हिंदुस्तान में ही खरीदते हैं जी। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छे बिल्डर के साथ खरीदें ताकि हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो जी। लेकिन जेपी जैसी कंपनी, यूनिटेक जैसी कंपनियों में हम पैसे इन्वेस्ट किए, और जो आपका प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपने कहा कि वो वादे करते हैं 3 सालों के अंदर देने के लिए और उसके बाद भी नहीं देते हैं जी, और पर स्क्वायर फीट का 5 रुपये का क्लॉज होता है जी। तो इसके लिए हमारे देश के अंदर कोई कानून है क्या कि अगर टाइम से न दें तो हम कोर्ट में जा सकें? और जी यही हमारा मुद्दा यही था आज का अर्जुन जी, इसी पर हमने चर्चा की कि एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। हालांकि अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, वहां आपको न्याय की उम्मीद है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि कोर्ट में जाइए, हर आदमी कोर्ट में कैसे जाए, हर आदमी जिरह कैसे करता फिरे। सरकार की जिम्मेदारी है कि नियम कायदे कानून होने चाहिए, उसी के तहत काम होना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडी बनने के बाद उस रेगुलेटरी बॉडी को इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपना काम कर सके। सेबी भी कई बार ये एक अलग मुद्दा है। जब रेगुलेटरी बॉडी बनेगी तब देखा जाएगा। हमारे दर्शक ने कुछ कंपनियों का नाम लिया, हम उनसे कोई राय नहीं रखते, दर्शक अपनी राय दे रहे थे, वो सही भी हो सकती हैं, सही नहीं भी हो सकती हैं। साहब जी, मैंने आपसे आखिर में एक सवाल किया था आखिरी में कि लूट मची है देश में, लूट सको तो लूट। क्या माहौल देश में आज की तारीख में आपका इतने अनुभव के बाद? यही गाना भी अभी आया था एक फिल्म का जिसमें टाटा, बिरला और अंबानी का नाम लिया था, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे लूट वाला। ऐसा है, लूट तो मची हुई है और ऑर्गेनाइज्ड लूट मची है। आम आदमी लूट रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोग, नौकरशाही में बैठे हुए लोग, सब उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट में शामिल है। अब अजीब स्थिति है, जब तक ये कंप्लीट सिस्टम ओवरऑल नहीं होगा, आप एक पार्टी को हटा के दूसरी पार्टी को लाएंगे, सिस्टम वही रहेगा, लूट जारी रहेगी। तो कुछ ऐसा चीज की जरूरत है। देखिए, शायद प्रभु कृपा करें कभी सिस्टम बदले। बड़ा मुद्दा उठ खड़ा हुआ, आपने देखा चिट फंड कंपनियां हो, रियल एस्टेट हो, महंगाई हो और तमाम मुद्दे हों, देश में हर जगह लूट मची है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जो लोग संसद की सुप्रीमेसी का हवाला देते हैं और उसी संसद में बैठ के जनता से वादे करते हैं कि हम ये कानून लाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोगों का विश्वास उठ रहा है और ये भावना पैदा हो रही है कि लूट मची है देश में, कृपा करके उसे रोकें। क्योंकि खाली लोगों से डिमांड नहीं की जा सकती कि आप हमारी सुप्रीमेसी को माने। ये जो सम्मान है ये पैदा किया जाना चाहिए। इट हैज टू बी अर्न्ड, जो अंग्रेजी में कहावत है, इसको आप डिमांड नहीं कर सकते। ये हमारी अपेक्षा है, जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे हमारे नेताओं से और जनता से भी ये अपेक्षा है कि कम से कम साफ सुथरे लोगों को लाएं और इस बारे में एक जिद ठाने। अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे चीन की घुसपैठ की। देखेंगे कि चीन किस तरह से भारत को लगातार धमकाने में लगा है। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए